Students, today we are going to start Coulomb's law. Coulomb's law is the law which is related to the electrostatic force acting between the two charges. जैसा कि हम जानते हैं, दो चार्जेज के बीच में एक फोर्स लगता है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है. दो चार्जेज के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा वह किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, इसके लिए एक बेसिक लॉ दिया गया है जो कूलम्स लॉ कहलाता है. यह कूलम्स लॉ हमें यहाँ पढ़ना है. नाउ फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द कूलम्स लॉ, two stationary point charges repel or attract each other with a force which is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. It means the force acting between the two stationary point charges, इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो उन दोनों चार्जेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उन दोनों के बीच के सेपरेशन, बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. और यह फोर्स हमेशा उन दोनों चार्जेज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है. सो सपोज लेट Q1 and Q2 be two point charges situated at distance r. जैसे कि यहां दिखाया गया, देखिए Q1 Q2 टू चार्जेज, दोनों के बीच सेपरेशन r. Obviously there is a force acting between these two charges Q1 and Q2, and according to the Coulomb's law, this force is directly proportional to the product of two charges, means the product of Q1 and Q2, and inversely proportional to the square of distance between them, means square of r. So we write down mathematically F is proportional to Q1 into Q2 upon r square. ये बात समझ में आ गई होगी आपके. इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिख लेते हैं. यहाँ पर ये दो चार्जेज पॉइंट चार्ज हैं, इनके बीच लगने वाला फोर्स कूलम्स लॉ से इस तरह से दिया जाता है. अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज कर लेंगे k. यह k क्या कहलाएगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. नाउ F इज इक्वल टू k Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर. दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k, वैसे तो ये कांस्टेंट है, बट दिस कांस्टेंट इज गिवन बाई some experiments. Its constant is given by k is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. इस कांस्टेंट को इस तरह से दिया जाता है. यहां पर ये 4 पाई तो नंबर है एक, एप्सिलॉन नॉट जो है यह मीडियम टू मीडियम बदलता है. यदि एप्सिलॉन नॉट यहां लिखा है एप्सिलॉन 0, तो इसका मतलब यह होता है कि यह जो मीडियम है, जिस मीडियम में चार्ज रखे हुए हैं, वो फ्री स्पेस है या वैक्यूम है, और उसकी फ्री स्पेस की परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं और वह एप्सिलॉन नॉट होता है. यहां पर एक्चुअली ये पूरा एक कांस्टेंट वैल्यू ही होगा फ्री स्पेस के लिए, लेकिन किसी और मीडियम में इस चार्ज को रखेंगे तो इस कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी. यानी कि फॉर पर्टिकुलर मीडियम ये वैल्यू कांस्टेंट होगा. यदि फ्री स्पेस है तो इसको यहाँ एप्सिलॉन 0 लिखते हैं और ये कांस्टेंट के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर लिखा जाता है, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको नाम देते हैं. यदि किसी मीडियम में रखेंगे तो इस फ्री स्पेस की जगह वो मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी. और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जब निकाली गई तो यह न्यूमेरिकल वैल्यू आती है 9 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. क्योंकि ये k है, k की वैल्यू है. यहां पर आप देखिए F r स्क्वायर इधर जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगी और कूलम स्क्वायर यहां नीचे आएगा तो k की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द k. अब हमें जो फॉर्मूला मिल गया फोर्स के लिए,
F इज इक्वल टू के की जगह हम 1/4πε0 लिखते हैं। तो यदि वैक्यूम में दो चार्जेज के बीच फोर्स कैलकुलेट करना हो तो उस फोर्स को हम कूलम्स लॉ के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। और यह कूलम्स लॉ अब इस तरह से दिया जाता है कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां इसकी वैल्यू हमें पता है फ्री स्पेस के लिए, चार्जेस की वैल्यू रखकर और इनके बीच सेपरेशन रखकर हम उसके फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। हमें डायरेक्शन निकालना हो तो उसके लिए हम आगे वेक्टर फॉर्म भी डिस्कस करेंगे। वैसे आप डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन हम अट्रैक्शन और रिपल्सन से निकाल सकते हैं। यदि दो चार्जेज हैं Q1 Q2 तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वो हमेशा इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है। लाइन के अलोंग लगने का मतलब है Q2 पे यदि फोर्स लगेगा तो इस लाइन के अलोंग या तो इधर की तरफ लगेगा या फिर इधर की तरफ लगेगा। यही दो डायरेक्शन संभव है। अब यदि इस Q2 पे लगने वाला फोर्स इसके कारण रिपल्सन है तो डायरेक्शन ये हो जाएगा, अट्रैक्शन है तो डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। मीन्स द फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 either in this direction or in this direction, and that can be decided as the force is either attraction or repulsion. Now ये एप्सिलॉन नॉट जो है आपका, इसके हम यहाँ पर वैल्यू, यूनिट और डायमेंशन निकालते हैं। 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹। इसमें एप्सिलॉन नॉट को हम इस साइड करके बाकी चीजें इधर कर देते हैं तो एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा 1/4π × 9 × 10⁹। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू रखकर कांस्टेंट, तो ये आती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसका रिवर्स हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट थी। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की आती है, इट मीन्स इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। और इसी तरह से हम इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। हम कूलम्स लॉ से देखें यहाँ से तो एप्सिलॉन नॉट को इधर कर दिया जाए और F को इधर कर दिया जाए तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आएगा 1/4π Q1 इंटू Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर। 1/4π की कोई डायमेंशन नहीं होती है। Q की डायमेंशन जो होती है वो एम्पियर करंट से दी जाती है। I बराबर होता है Q अपॉन T। सो Q बराबर हो जाता है IT। Q इज इक्वल टू IT। तो Q इज इक्वल टू IT का मतलब I फंडामेंटल है A और टाइम फंडामेंटल है T, तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है AT। तो हम यहाँ Q1 का डायमेंशन AT, Q2 का डायमेंशन भी AT, फोर्स का डायमेंशन MLT-2 और R का डायमेंशन L होता है तो R स्क्वायर L2। इसको हम सॉल्व कर लें तो हमें मिलेगा M-1 L-3 T4 A2। यह परमिटिविटी का डायमेंशन हो जाता है फ्री स्पेस के लिए चाहे किसी मीडियम के लिए। जब ये चार्जेज किसी मीडियम में होंगे तो यहाँ पर केवल इस एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाता है। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यह कूलम्स लॉ हो जाता है। इस कूलम्स लॉ से हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए हमें कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी जानना होता है। यहां तक की बात सभी को क्लियर है? इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप आगे पूछ सकते हैं। बस ध्यान यह रखिए कि दो पॉइंट चार्जेज के बीच लगने वाला फोर्स इस फॉर्मूले से दिया जाता है, जहां पर 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें न्यूमेरिकल पता है और Q1 Q2 R स्क्वायर दिया होगा, हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म पे बात करते हैं। वेक्टर फॉर्म के लिए आप वेक्टर पढ़े होंगे इससे पहले, उस वेक्टर का ज्ञान होना जरूरी है क्योंकि उसके एप्लीकेशन, उसके कैलकुलेशन को हम इसमें यूज करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर की थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए यहां पर समझिएगा Q1 और Q2 दो चार्जेज पोजीशन A और B पर रखे हैं। A का पोजीशन वेक्टर है R1 और B का पोजीशन वेक्टर है R2।
मतलब वेक्टर ओ ए इज द वेक्टर R1 और ओ बी इज द वेक्टर R2। ठीक है, ए से बी की तरफ यदि हम कोई वेक्टर बनाएंगे, ए से बी की तरफ, तो यह वेक्टर क्या होगा R12, यानी Q1 से Q2 की तरफ बनाया गया वेक्टर क्या लिखा जाएगा R12। और यही वेक्टर Q2 से Q1 की तरफ बनाएंगे तो इसको लिखेंगे R21। बात समझ में आ रही है? Q1 से Q2 की तरफ R12 और Q2 से Q1 की तरफ R21। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि ये दूरी बराबर दिख रही है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अलग होगा। द डायरेक्शन ऑफ R12 इज फ्रॉम A टू B, जबकि R21 का डायरेक्शन फ्रॉम B टू A। अब इस Q1 पर इस Q2 के कारण एक फोर्स लगेगा। मान लेते हैं हम दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए हैं फॉर टाइम बिंग, तो Q2 के कारण Q1 पर एक फोर्स लगेगा, रिपल्सन। Q2 Q1 को रिपेल करेगा एक फोर्स के द्वारा, दोनों चार्ज हम पॉजिटिव लिए हैं तो Q2 इस Q1 पर जब रिपल्सन लगाएगा तो इस रिपल्सन का डायरेक्शन ऐसे होगा। इस फोर्स को मान लेते हैं F12, मीन्स F12 इज द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। सिमिलरली Q2 पर एक Q1 के कारण भी फोर्स लगेगा, म्यूचुअल फोर्स है ना। तो Q2 पर जो Q1 के कारण फोर्स लगेगा उसको मान लेते हैं F21, जिसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। यानी कुल मिलाकर यह हमारा वेक्टर एक डायग्राम बना हुआ है। इसमें कंसीडरेशन यह है F12 इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, F21 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, R1 is the position vector of Q1, R2 is the position vector of Q2, R12 is vector from Q1 to Q2 और R21 is the vector from Q2 to Q1। अब इस पर Q1 पर लगने वाला फोर्स F12 हम यदि पहले लिखें तो F12 का मैग्नीट्यूड पहले लिख लेते हैं। 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा। R स्क्वायर दोनों के बीच का डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम R12 का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं और R21 का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ऐसे मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों की डिस्टेंस सेम है। यहां पर हमें दोनों के बीच की दूरी लिखनी है, तो इस दूरी को हम R21 का मैग्नीट्यूड लिखें चाहे R12 का मैग्नीट्यूड लिखें, बात एक ही है। हम यहां पर कन्वेंशनली R21 का मैग्नीट्यूड स्क्वायर लिख लेते हैं। दोनों कुछ भी लिख सकते हैं। यह हो गया मैग्नीट्यूड। अब बात आती है इसके डायरेक्शन की। इसका डायरेक्शन कैसे है, इधर की तरफ। और Q2 से Q1 का जो डायरेक्शन है, मतलब ये डायरेक्शन ऐसे यदि होगा पेन की दिशा में, तो ये वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर होगा R21 होगा ना। इधर से इधर की तरफ वेक्टर R21 और इसका डायरेक्शन क्या है, R21 की तरफ है। तो R21 की तरफ है, तो यदि हम इस मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर R21 लिख दें तो यह यूनिट वेक्टर यह बताता है कि इसका डायरेक्शन R21 के डायरेक्शन में है। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस में कोई डायरेक्शन होता है, एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में जो डायरेक्शन होता है उसके लिए यूनिट वेक्टर हम आई यूज करते हैं। यदि किसी साथ 5 के साथ आई लिख दिया गया तो 5 के साथ आई लिखने का मतलब होता है 5 उसका मैग्नीट्यूड, और आई लिखने का मतलब है क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इस वेक्टर का डायरेक्शन एक्स की तरफ है। ऐसे ही इस वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पर R21 की तरफ है, इसलिए हम यहाँ यूनिट वेक्टर R21 लिख देते हैं। ठीक है। अब इस वेक्टर यूनिट वेक्टर R21 को लिखा सकता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर A बराबर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड होता है, तो यहां लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक। अब यहाँ R21 का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पहले से R21 माने हैं, यही कारण था कि हमने R21 माना था। R21 का ये स्क्वायर यहाँ है, ये एक पावर और हो गया, यहाँ क्यूब हो गया, और यहाँ वेक्टर हो गया R21। अब इस वेक्टर R21 की बात करें, देखिए यहाँ OAB एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम जानते हैं कि यदि OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर करें तो यह OB वेक्टर मिलेगा ना। इसके टेल पर, इसके हेड पर टेल रखा है, यहाँ रखा है, इसको मिलाने वाली लाइन OB,
यानी कि ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, इधर ले आते हैं। ओ बी को क्या लिख सकते हैं R2, ओ ए को क्या लिख सकते हैं R1, यानी कि वेक्टर ए बी बराबर R2 माइनस R1। अब वेक्टर ए बी क्या है, वेक्टर ए बी है R12, तो R12 बराबर R2 माइनस R1 होगा। और यदि इसका उल्टा करें R21 बराबर, तो इसका उल्टा हो जाएगा R1 माइनस R2, यानी कि यह R21 की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई। यह R21 की वैल्यू यहाँ ले जाकर हम पुट कर देते हैं R1 माइनस R2, यहाँ भी पुट कर देते हैं R1 माइनस R2 का क्यूब। तो कुल मिला के हमें ये वेक्टर फॉर्म में मिल गया। F12 वेक्टर फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, और ऊपर R1 माइनस R2 वेक्टर। यहाँ पर R1 और R2 वेक्टर हैं जो इन दोनों चार्जेज के पोजीशन बताते हैं। यदि चार्जेज की पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दी है तो वह पोजीशन वेक्टर फॉर्म यहाँ पर लाकर हम पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, एक फोर्स वेक्टर के रूप में हमें मिल जाएगा। इसको कहते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यही प्रक्रिया हम F21 के लिए भी करें तो F21 की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, बस R1 और R2 इंटरचेंज हो जाएंगे। F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का क्यूब और R2 माइनस R1। बात समझने की यही है कि यह वेक्टर फॉर्म है, यानी कि दोनों Q1 और Q2 की पोजीशन हमें वेक्टर के रूप में दी हो यदि, तो हम उसके फोर्स को वेक्टर फॉर्म में निकाल सकते हैं। यदि इसके बीच का डिस्टेंस दिया है तो आप सीधे मैग्नीट्यूड निकालिए और अट्रैक्शन और रिपल्सन से उसका डायरेक्शन निकाल लीजिए। वेक्टर फॉर्म की जरूरत तभी पड़ती है जब वह वेक्टर के रूप में ही दिया हो, आई जे के के रूप में उसकी पोजीशन वेक्टर दी हो, तो उसको हम डायरेक्टली यहां लाकर पुट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड द वेक्टर फॉर्म। तो यह कूलम्स लॉ होता है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ध्यान से इसको पढ़िएगा, नोट्स भी आपको दिया जाएगा, उससे फिर एक दो बार समझिएगा वेक्टर्स को, जो एक्सप्लेन किया गया है उसको एक आध बार रिपीट करके सुनिएगा। एक प्रिंसिपल और यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि हमने अभी कूलम्स लॉ से ये पढ़ा कि दो चार्जेस के बीच फोर्स कैसे निकालते हैं। यदि किसी चार्ज पर दो से अधिक चार्जेस के कारण फोर्स निकालना हो तब हम क्या करेंगे। तो हमारे पास एक होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, किसी एक चार्ज Q1 पर कई सारे चार्जेज Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Qn, कई मल्टीपल डिस्क्रीट चार्जेस के कारण किसी एक चार्ज पर यदि फोर्स निकालना हो तो उस फोर्स को हम निकाल सकते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है, साधारण सी बात समझने की है, Q1 पर Q2 के कारण फोर्स होगा, मान लीजिए F12, Q3 के कारण होगा F13, Q4 के कारण होगा F14, ऐसे फोर्सेज लगेंगे सबसे इंडिविजुअली। इस पर जो नेट फोर्स होता है वो इन Q2, Q3, Q4 डिफरेंट चार्जेस के कारण लगने वाले इंडिविजुअल फोर्स, सबसे जो फोर्स लगेंगे उन सब का वेक्टर सम होता है, सच दैट कि एक चार्ज के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो दूसरों की उपस्थिति के कारण या दूसरों की प्रेजेंस के कारण प्रभावित नहीं होता है। वह अकेले जितना फोर्स लगाता है उतना ही सबके प्रेजेंस में भी लगाता है। कहने का मतलब है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द नेट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज Q2, Q3, Qn is always equal to vector sum of individual forces acting on Q1 due to individual charges Q2, Q3, Qn। मतलब Q1 पर लगने वाला नेट फोर्स हर एक इंडिविजुअल चार्जेस से लगने वाले एक इंडिविजुअल फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है, such that the presence of the other charges does not affect the force of the individual charge। कहने का मतलब है कि एक फोर्स से लगने वाला चार्ज अन्य की प्रेजेंस से बदलता नहीं है, प्रभावित नहीं होता है। मतलब F1 इज इक्वल टू F12, F13, F14 इन सबका वेक्टर सम कर देंगे और इस तरह से वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो यह हमें प्राप्त होता है। यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि कई सारे इंडिविजुअल फोर्सेज, इंडिविजुअल चार्जेस से यदि हमें किसी एक चार्ज पर
फोर्स निकालना हो तो हम सभी इंडिविजुअल चार्जेज का फोर्स अलग अलग निकाल कर और उन सब का क्या कर देते हैं, वेक्टर सम कर देते हैं। इस तरह से हम किन्हीं भी दो चार्जेज के बीच फोर्स या कई चार्जेज के कारण किसी चार्ज पर फोर्स निकालना हो तो उस फोर्स को हम कूलम्स लॉ की मदद से निकाल सकते हैं। आपकी बात समझ में आई होगी। कोई दिक्कत हो, नोट्स को इमेज फॉर्म में भेजा जा रहा है, उसको देखिए, पढ़िए, रिलेट करने की कोशिश करिए, एक दो बार सुनिए और सुनने के बाद उसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।